टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत है बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जो सेक्शन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको अभ्यास के लिए मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूं और उस पर ज़रूर 200 शब्द, कम से कम 200 शब्दों का एक टिप्पणी या उस पर चर्चा जो कुछ भी है लिख करके आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि भारत तथा विश्व में प्रश्न है पहला, क्वेश्चन 1, भारत तथा विश्व में शेल गैस एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है बच्चों, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। शेल गैस पर आधारित यह प्रश्न है और शेल गैस को गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। आपको शेल गैस के बारे में लिखना है, शेल गैस होती क्या है, उसके बाद इसे गेम चेंजर के रूप में क्यों देखा जा रहा है। आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है शेल गैस पे, ऑयल गैस को छोड़ के शेल गैस पे, उसका उदाहरण देते हुए आप बता सकते हैं कि कैसे आने वाले समय में शेल गैस एक गेम चेंजर के रूप में है, किस तरह से ये ओपेक कंट्री की कमर को तोड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल को की कीमतों को कम कर रहा है। तो इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ सकता है और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी उत्तर देना है तो भारत में भी शेल गैस की अवेलेबिलिटी पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार बनेगा। प्रश्न की जो इंट्रोडक्शन है बच्चों उस पर याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन लिखने में हम सारे गलतियां करते हैं और इंट्रोडक्शन ही पहला इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। इंट्रोडक्शन आपका उच्च कोटि का होना चाहिए। पहली बात, इंट्रोडक्शन प्रश्न के किसी कीवर्ड से संबंधित नहीं होना चाहिए कि कोई प्रश्न का कीवर्ड है आप उसको लिखने लगो। इंट्रोडक्शन हमेशा प्रश्न की मांग क्या है उसका होना चाहिए। हमेशा आप जो आपकी का इंट्रोडक्शन हो प्रश्न की मांग का हो। तो प्रश्न की मांग यहां क्या है, यह बताना कि शेल गैस गेम चेंजर के रूप में है। तो अगर आप यहां शेल गैस की परिभाषा लिखेंगे तो वो इंट्रोडक्शन कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा। आपको लिखना चाहिए कुछ इस तरह से कि शेल गैस के उपयोग से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि शेल गैस का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्रूड ऑयल पे इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेल गैस क्या है ये नहीं पूछा हुआ है। तो हमेशा जो प्रश्न की डिमांड हो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस उसमें मेन बॉडी में आपको डिटेल लिखना होगा। उसमें आप जाएंगे शेल गैस है क्या, फ्रिज हाइड्रोलिक फ्रैक्चर टेक्निक से निकालते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मेन बॉडी में। और लास्ट में कंक्लूजन देना है बच्चों। ये कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है और अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते किसी उत्तर में तो वो उत्तर अधूरा माना जाता है। तो कंक्लूजन आपको क्या लगता है कि गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, स्पष्ट करें। जब स्पष्ट आप कर लेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि आपने कुछ लिखा, वो फीलिंग क्या है, वो जिस्ट क्या है, कंक्लूजन में वो होना चाहिए, प्लस वे आउट के साथ, फ्यूचर वे आउट। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एक तो जो आपने चर्चा की उसका आउटकम क्या निकला और साथ ही साथ पॉजिटिव वे आउट, पॉजिटिव वे आउट कंक्लूजन में होना चाहिए।
आउटकम प्लस पॉजिटिव वे आउट, जो आपका डिस्कशन था, परिचर्चा थी, चर्चा थी, उसका जीस्ट क्या है और उससे पॉजिटिव आउटकम क्या हो सकता है, इस नोट पे जब आप आंसर खत्म करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं यूपीएससी में। ये यूपीएससी का अपना पैरामीटर है बच्चों। चलिए, ये एक प्रश्न हुआ, इसको आप नोट करें और इसको जरूर लिखें और इसी हिसाब से लिखें। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस क्या है? एलायंस क्या है? इसका भारत जैसे राष्ट्रों को क्या लाभ मिलेगा? चर्चा करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो बच्चों, लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस क्या है। तो यहां इंट्रोडक्शन सीधा और सपाट होगा। आप अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस के बारे में लिखें, यहीं से शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा पार्ट यह है बच्चों कि इसका भारत जैसे राष्ट्र, भारत कैसा राष्ट्र है? विकासशील है, तेजी से विकासशील है। इसके जैसे और भी राष्ट्र, यानी ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। अगर सिर्फ आप भारत के बारे में लिखें, लाभ के बारे में, तो गलत होगा। भारत जैसे राष्ट्र, भारत लोकेशन के हिसाब से और भी जो कंट्री हैं जो सोलर अलायंस में हैं तथा जो तेजी से बढ़ रही हैं वो भारत जैसे राष्ट्र हुए, उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा इसका ध्यान रखना होगा। तो यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं बच्चों, उसके एक एक शब्द को आपको स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है, समझ करके तब लिखना होता है। तो यहां ध्यान से देखिए, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस क्या है। 200 शब्दों में अगर ये उत्तर लिखना है तो देख करके आपको लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस क्या है, यह बात कम शब्दों में बतानी चाहिए और इसका भारत जैसे राष्ट्रों को क्या लाभ मिलेगा। दूसरे वाले पार्ट में प्लूरलिटी दिख रही है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं यहां पे कि मैक्सिमम जो वर्ड्स होंगे वो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरे पार्ट, प्रश्न के दूसरे पार्ट को आप ज्यादा तरजीह देंगे। 200 शब्दों में से 60 से 70 शब्द आप फर्स्ट पार्ट को देंगे और बाकी 140 से 130 शब्द सेकंड पार्ट को देंगे। ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है बच्चों। यूपीएससी के प्रश्न इसी तरह के होते हैं जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसको कितना लिखना है। और इसे हम कुछ ऐसे ही अनुभव हैं जिसके आधार पे पकड़ सकते हैं। जैसे यहां पे प्लूरलिटी हमें दिखी, प्लूरल सिंगुलर का चक्कर दिखा, तो हम इससे लगा पाएंगे अंदाजा। तो इस पर भी आप कुछ लिखें 200 शब्दों में। पैरामीटर वही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये तीन चीजें आपके प्रत्येक आंसर में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन हमेशा डिमांड को सक्सेंट करता हुआ हो, जो प्रश्न की डिमांड हो उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन हो। तो इस उत्तर को भी लिखिएगा आप। एक प्रश्न और ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है, उदय योजना के बारे में
के बारे में आप क्या जानते हैं? यह किस प्रकार पावर डिस्कॉम के लिए सहायक है। इसके निहितार्थों की चर्चा करें। चर्चा करें। यह भी प्रश्न काफी सीधा सीधा। उदय स्कीम जो पावर डिस्कॉम, जो बीमार पड़ी पावर डिस्कॉम है, उनको रिवाइव करने के लिए चलाई गई थी। शुरुआत आप यहीं से करेंगे, फिर आप बताएंगे कि पावर डिस्कॉम क्यों बीमार पड़ी, और फिर आप बताएंगे कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ये उदय के थ्रू करना चाहते हैं वो क्या है, और इसे आप कंक्लूड करेंगे। ये 3 प्रश्न मेरी तरफ से बच्चों, जो अब तक सेक्शन पढ़ाया गया, इसको मेंस के हिसाब से तैयार करने के लिए इसे देख लीजिएगा। एक नजर हम कर लेते हैं जो अब तक यूपीएससी में प्रश्न इस सेक्शन से आए वो किस प्रकार के रहे हैं। चूंकि सब लिखना आसान नहीं है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूं और आप जरूर आए हुए प्रश्नों को देखा करें। 2-3 प्रश्न ही मैं पढ़ूंगा, बेवजह समय ज्यादा जाएगा, तो उनको देखें और समझें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो पहला जो प्रश्न है मैं पढ़ने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस की संभावनाएं हैं? शैल गैस की संभावनाएं किनमें हैं? और उत्तर में पहला है कैम्बे बेसिन, दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और तीसरा ऑप्शन है कावेरी बेसिन। शैल गैस के डिपॉजिट्स कहां कहां हैं। तो ये 3 ऑप्शन है बच्चों, आप नोट्स पलटिएगा, देखिएगा। और ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, 2016 यूपीएससी। और आपको आंसर पता है, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन तीनों एरिया ऐसे हैं जहां शेल गैस डिपॉजिट्स हैं और यहां से हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी, इस पे आधारित एक प्रश्न था। साइंस एंड टेक के प्रश्न इस तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन फ्लाई ऐश पे एक मैं पढ़ने जा रहा हूं। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? 2015 यूपीएससी 2015 यूपीएससी का यह प्रश्न है। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं इसकी जानकारी करनी है। पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंट बनाने में करते हैं क्या? नोट्स पलट के देखिए, बिल्कुल करते हैं। दूसरा है, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट
बनाने में। देखिएगा अपना नोट्स करते हैं या नहीं। तीसरा है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। थर्ड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। ऐसा नहीं है। ये फ्लाई ऐश कार्बन के ही शूट्स होते हैं। जब जल करके कार्बन टूट के बाहर निकलता है, वही फ्लाई ऐश के रूप में डिपॉजिट होता है। ईंट बनाने में यूज किया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। नोट्स पलट के देखिएगा, आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये 2015 यूपीएससी का प्रश्न रहा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं किस प्रकार से यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछती है। क्वेश्चन है 2014 प्री का। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। 2014 प्रीलिम्स यूपीएससी। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला कथन है मक्का स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से क्या स्टार्च का उत्पादन हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो शर्करा बनाता है और प्लांट शर्करा स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। तो बिल्कुल मक्का का उपयोग किया जा सकता है स्टार्च के प्रोडक्शन में। दूसरा प्रश्न है मक्का से निकाला जाने वाला तेल बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का से निकला तेल, मक्का से निकलेगा जो तेल, वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज हो सकता है कि नहीं फीड स्टॉक के रूप में। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल थे वो कॉर्न, मक्के से ही तो बनते थे। कॉर्न, व्हीट, राइस, शुगर केन, शुगर बीट, इनसे बनते थे। यानी दूसरा भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट है मादक पेय का मक्का उपयोग करके उत्पादन किया जा सकता है। मादक पेय यानी बिवरेजेस इंडस्ट्री, शराब यानी कि अल्कोहल। तीसरा है मादक पेय। मादक पेय का सीधा मतलब होता है अल्कोहल। तो क्या मक्के में स्टार्च होगा और स्टार्च से फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने के बाद स्टार्च अल्कोहल में बदला जा सकता है। इसका मतलब तीसरा कथन भी सही है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2014 प्री यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये आपको जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है उस नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो वहां से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है बच्चों। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नीचे 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसे एथेनॉल प्राप्ति के लिए लगाया जा सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2010। 4 फसल दी गई हैं बच्चों। पहली है जेट्रोफा, दूसरी है मक्का, कॉर्न, हिंदी में लिखना चाहिए मुझे, पहली जेट्रोफा, दूसरी मक्का, तीसरी पोंगैमिया और चौथी सूरजमुखी।
प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, ये 4 फसल दी गई हैं। 2010 यूपीएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है और पूछ रहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन इनमें से किससे किया जा सकता है। तो पोंगेमिया पिनाटा और जेट्रोफा, ये दोनों से बायोडीजल निकलता है बच्चों। सूरजमुखी के बीज से जो ऑयल निकलता है, फैट होता है उसमें, फैट से आप प्रोड्यूस करना है आपको अल्कोहल, एथेनॉल नहीं कर सकते। मक्के में स्टार्च होता है और स्टार्च को अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है थ्रू किण्वन द्वारा, यीस्ट के उपयोग से। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट है जिसका उपयोग करके हम फर्मेंटेशन की अभिक्रिया कराते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मक्का। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं जो इस सेक्शन से संबंधित हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बच्चों मिलेंगे, आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित आप आज जाकर के देखिएगा जो भी यूपीएससी के प्रश्न हैं 2019 तक, जो भी प्रश्न इस सेक्शन से आए हुए हैं आप उसे हल कर पाते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ आप मेंस का अनसॉल्व उठा करके देखिएगा जो 2018 तक के मेंस में प्रश्न आए हुए हैं। इवन 2019 का पेपर आपको मिल जाए अगर, तो इसका भी देखिएगा आए हुए हैं जो मेंस के पेपर में साइंस के क्वेश्चन, वो आपसे हल हो पाते हैं कि नहीं, जो इन चैप्टर से हैं जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। बच्चों चलिए इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है नाभिकीय ऊर्जा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने जा रहा है। न्यूक्लियर रिसर्च, नाभिकीय ऊर्जा, नए पेज से शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च को जानने से पहले हमें आवश्यकता होगी जो बेसिक है न्यूक्लियर रिसर्च की, वो है रेडियो एक्टिविटी, उसे जाने। और उसे जानने से पहले आवश्यकता होगी कि हम एक तत्व, एक परमाणु किस रूप में एग्जिस्ट करता है उसको समझें। तो आइए थोड़ी सी बेसिक्स चलते हैं। एटम क्या है? एटम परमाणु। परमाणु को पहले अविभाज्य माना जाता था और कहा जाता था ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई और परमाणु को विभाज्य बताया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, ये सब कुछ आप जनरल साइंस में, आपके जनरल साइंस वाले सर जरूर बताएंगे आपको। आगे चलते हैं। एक महान वैज्ञानिक हुए हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी का पिता। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी आज हम परमाणु के बारे में जान पाए हैं वो इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और इनके खोज के कारण ही जान पाए हैं। इन्होंने क्या ऐसी खोज की जिससे हम वास्तव में परमाणु की संरचना के बारे में पता कर पाए। इनका एक प्रयोग आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद देखा गया तो पाया गया कि परमाणु धनावेशित है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित था। यानी इलेक्ट्रॉन, फिर से मैं कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और यह पाया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है।
ठीक है बच्चों। लेकिन जो परमाणु था वो न्यूट्रल था, उदासीन था। परमाणु के उदासीन होने के पीछे कारण नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या है कि इसमें निगेटिव चार्ज निकल गया, फिर भी ये निगेटिव चार्ज इसमें से निकला जबकि ये उदासीन था। तो कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, जिसका पता लगाना जरूरी था। उसी के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसे इतिहास में अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड की पतली पन्नी ली थी और इस पे अल्फा कणों की बौछार कराई थी। अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल जो लिखे, और ये गोल्ड की बहुत ही पतली पन्नी थी जिस पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। 20,000 में से एक अल्फा कण टकरा करके ठीक वापस लौट आता है। तो रदरफोर्ड को यह बड़ा स्ट्राइकिंग फाइंडिंग लगता है कि यार इस पन्नी से सारे अल्फा कण निकल गए, कुछ थोड़े डिफ्लेक्ट होके निकले, कुछ सीधे निकलते चले गए, लेकिन एक जो अल्फा कण था वो टकरा के सीधे उसी डायरेक्शन में वापस आके रदरफोर्ड के जो उन्होंने प्लेट रखी थी उस पे वो वापस टकरा के लगा। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा जरूर कुछ है जो यहां बीच में है और ठोस है, जिससे ये अल्फा कण पार नहीं जा पाए और टकरा करके वापस लौट आए। पार नहीं गए और वापस लौट आए, यानी ये बहुत छोटा है। 20,000 में से एक अल्फा कण, यानी 20,000वां भाग उन्होंने अंदाजा लगाया। तो इस आधार पे उन्होंने एक परमाणु के नाभिक की परिकल्पना दी, या परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसको हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में एक ठोस नाभिक होता है, जिसके अंदर बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी 1934 आते आते जेम्स चैडविक ने की थी। और इन्होंने अपना मॉडल दिया कि केंद्र में एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर वृत्ताकार कक्ष होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है परमाणु का वो खाली होता है। इन वृत्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। अब बात आती है नाभिक की। नाभिक बहुत छोटा है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे पड़े हैं। जब नाभिक बन रहा था तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आए और बंधने के बाद नाभिक बना, लेकिन इसमें कुछ द्रव्यमान की क्षति हो गई और क्षति हुआ यह द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है अगर इस नाभिक को तोड़ दिया जाए। यहीं से न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत होती है बच्चों। तो पहले आइए रेडियो एक्टिविटी समझते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने बताया था, पहली बात बताई थी, केंद्र, इसको लिख लीजिएगा, केंद्र में नाभिक होता है जो ठोस होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई थी, परमाणु का ज्यादातर भाग खाली होता है। गोलाकार कक्षों में
इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गति करते हैं। ये फाइंडिंग थी बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। अब जरा चलते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो कुछ तत्व प्रकृति में इस प्रकार के होते हैं जिनका नाभिक अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, और उसमें से कुछ निकलता रहता है किरणों के रूप में, रेडिएशन के रूप में, कणों के रूप में। वो जो उत्सर्जन होता है बच्चों कंटिन्यूअस होता है, और वो उत्सर्जन अल्फा, बीटा और गामा के रूप में हो सकता है, पॉजिट्रॉन के रूप में हो सकता है, न्यूट्रिनो के रूप में हो सकता है। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी सही लिखे होंगे, रेडियो एक्टिविटी। क्या है बच्चों कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, और उनके अंदर से हमेशा रेडिएशंस निकलते रहते हैं, रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन इत्यादि के रूप में। और ये क्षय होते होते एक नाभिक से दूसरे नाभिक में परिवर्तित होते जाते हैं। ये परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि कोई स्टेबल नाभिक न बन जाए। स्टेबल नाभिक अगर देखा जाए तो 90 परमाणु क्रमांक के बाद के सारे तत्व, यूरेनियम तक, इसके बाद के जो सारे तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। नब्बे थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम इत्यादि, और ये 82 पीबी लेड, गैलेना लेड तक आते आते स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये केमिस्ट्री की बात हुई, एक बेसिक आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। यहां पे आके स्टेबिलिटी मिलती है। एक चीज और देखी गई है बच्चों, प्रकृति में आप हाइड्रोजन के भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप देख सकते हैं, हीलियम के भी, क्लोरीन के भी। तो ये देखा जाता है जिनका N/P रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो मोर देन 1.5 है, वो सारे तत्व हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके वो सारे तत्व जिनका N/P रेशियो 1.5 से ज्यादा है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहली बार रिपोर्ट की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक आपके लिए पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की। हेनरी बैक्यूरेल ने की। ये यूरेनियम के अयस्क को रखे हुए थे छिपा उपा के, और जब इन्होंने देखा, उसके साथ में संयोग से इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट भी रख दी थी, सोचा नहीं था कि कुछ होगा। फिर इन्होंने देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट जो अंधेरे में रखी गई है यूरेनियम के अयस्क के साथ, उस पे कुछ धब्बे हैं, और उन धब्बों का अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ कोई ना कोई रेडिएशन आया है, और चूंकि वो अंधेरे में रखा हुआ था तो कहीं से रेडिएशन आने का कोई मतलब नहीं था। तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो यूरेनियम का अयस्क मैंने रखा है इसमें से कुछ निकलता हो। तो आगे जाके उन्होंने यूरेनियम के अयस्क का अध्ययन किया और देखा कि उससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकल रही हैं। इसलिए अल्फा, बीटा और गामा रेज को
हम कभी कभी बैकुरल किरणें भी कहते हैं, बैकुरल किरणें। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसकी खोज बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने की, तो उनके आदर में इसको बैकुरल किरणें भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी इतना ही समझना है आपको। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी में एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं अर्ध आयु काल। तो आइए देखते हैं अर्ध आयु काल क्या होता है। अर्ध आयु काल, आपको मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल नहीं रहता, वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, उससे रेडिएशंस निकलते रहते हैं और वो अपने छोटे नाभिक में परिवर्तित होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्ध आयु इसकी होती है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अर्ध आयु, जिसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं, टी हाफ। अर्ध आयु काल वह समय है, आप लिख भी सकते हैं, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय है जिसमें उसकी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आधी रह जाती है। यानी अगर ये एक्स एक्टिविटी थी तो जितने टाइम में x/2 हो जाएगी उस टाइम को ही टी हाफ कहेंगे, अर्ध आयु काल कहेंगे, अर्ध आयु काल कहेंगे। और बच्चों इसी अर्ध आयु काल की गणना से और उसकी एक्टिविटी की गणना से हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स हमें पढ़ना है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनको पढ़ना है। आपको रेडियो कार्बन डेटिंग और अर्धायु काल दोनों के बारे में जब एनर्जी वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा और रेडियो एक्टिविटी के यूजेस देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं जो प्रश्न के रूप में आते हैं। उस पे हम लोग रेडियो एक्टिविटी के यूजेस में रेडियो कार्बन डेटिंग भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ अर्धायु काल वह काल है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा का या उसकी एक्टिविटी का आधा ही शेष रहता है, रेडियो एक्टिविटी का आधा शेष रहता है, उसे उसका टी हाफ कहते हैं। ये करोड़ों सालों तक होता है, जैसे यूरेनियम के केस में। कार्बन के केस में 5700 कुछ साल होते हैं। तो इस तरह से टी हाफ की गणना, कितने टी हाफ हुए, कितनी एक्टिविटी हुई, इसकी गणना से हम किसी रॉक के उम्र का पता लगा लेते हैं। आइए चलते हैं बच्चों हम लोग जरा न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ। जब न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो दो ऐसे रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जानना। एक तो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और दूसरा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। चलिए विखंडन से शुरू करते हैं। Two types of reaction. First one, नाभिकीय विखंडन। Nuclear fission reaction. This is not F. This is F actually. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चे, एक बड़े नाभिक को न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से तोड़ दिया जाता है और जब बड़ा नाभिक टूटता है तो छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है और क्षति हुआ यह द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के हिसाब से, E = mc²। तो जो द्रव्यमान क्षति है बच्चों वही ऊर्जा दे रहा है। नाभिकीय विखंडन में भी यही प्रक्रिया होती है।
परिभाषा में लिख लीजिए, जब भारी नाभिक को न्यूट्रॉन की बौछार से तोड़ा जाता है, तब वह हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। आप जानते रहिए ये ऊर्जा निकली कहां से, जो द्रव्यमान क्षति हुई वही द्रव्यमान क्षति E = mc² सूत्र के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है नाभिकीय विखंडन, जब भारी नाभिक को तोड़ करके हल्के नाभिक में परिवर्तित किया जाए, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। फिशन रिएक्शन। 1939 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। आगे नाभिकीय विखंडन की चर्चा हो रही है। 1902 में जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन इन दोनों ने पहली बार नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया और श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में इनफैक्ट बताया और एटम बम की खोज की। परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। They are German. They have discovered chain reaction, which is nuclear fission reaction, और इन्होंने परमाणु बम की खोज की। होता क्या है बच्चों, फिशन रिएक्शन में यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की जब बारिश होती है तो ये हल्के नाभिक में टूटता है। हल्के नाभिक कौन कौन से? 56Ba141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 86 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है बच्चों। एक यूरेनियम का मॉलिक्यूल, एक यूरेनियम का एटम, मॉलिक्यूल कहना गलत है, तोड़ा गया एक न्यूट्रॉन से और दो हल्के न्यूक्लियाई में बदलता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम के एटम को अपना शिकार बनाते हैं और यही प्रक्रिया होती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा 3 बार निकलती है और 3 तिरिक का 9 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब ये 9 इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं तो 9 यूरेनियम परमाणु को स्ट्राइक करते हैं और 9 यूरेनियम परमाणु से फिर यही अभिक्रिया होती है। 56B141 36Kr86 बनता है और
9 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है और 27 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये 27 न्यूट्रॉन अब नए 27 यूरेनियम परमाणु पे स्ट्राइक करते हैं और ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है, ये अभिक्रिया बढ़ती जाती है और ऊर्जा की मात्रा सेकंड के 10वें हिस्से में ही कई हजार वोल्ट तक हो जाती है और लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न होता है। इस तापमान पे क्या उम्मीद करते हैं, क्या रह पाएगा? पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सब कुछ गैस में बदल जाएगा, इतना तापमान है। मनुष्य और हाड़ मांस की क्या बिसात। अब जरा उस विभीषिका के बारे में सोच लीजिए जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर किया गया था। फैट मैन और लिटिल बॉय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त। एटम बम का दुरुपयोग हुआ था और मानवता हार गई थी। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कैसे कोई झेल पाएगा? देश तबाह हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका जीत तो भले गया, लेकिन जापान में आज भी जो संतति है वो पंगु है। बहुत सारे बीमार बच्चे अभी भी पैदा होते हैं, अभी भी वहाँ पे उस कष्ट को देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये जो एटम बम था वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित था। नाभिकीय विखंडन में एक बड़े नाभिक को तोड़ के छोटे नाभिक में परिवर्तित किया जाता है और अपार ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन 3 निकलते हैं, फिर उससे 9, फिर उससे 27। इस तरह से एक चेन रिएक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया, और बहुत तेजी से अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इसी के आधार पे परमाणु बम बनाए गए हैं। ये तो हो गई नाभिकीय विखंडन की बात। एक छोटा कंपैरिजन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। चेन रिएक्शन जब अनकंट्रोल्ड होता है तो एटम बम बनता है। श्रृंखला अभिक्रिया जब अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित, तो इससे परमाणु बम बनता है। लेकिन श्रृंखला अभिक्रिया को अगर हम कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें, तो इसे हम नाभिकीय ऊर्जा बनाने में उपयोग में ला सकते हैं। तो पीसफुल पर्पस, ये हुआ शांतिपूर्ण कार्य। उपयोग, और ये है विनाश, विनाशकारी। उपयोग लिखना विनाशकारी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियर पावर देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सिद्ध हुआ। तो बच्चों, श्रृंखला अभिक्रिया अगर हम अनियंत्रित कर दें तो परमाणु बम बनता है, और अगर नियंत्रित कर पाए तो नाभिकीय ऊर्जा हमें मिलती है। चूंकि हम लोग एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो आइए जरा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में चर्चा कर लें। नाभिकीय ऊर्जा, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर विखंडित कर दिया जाए कंट्रोल्ड वे में अगर इसे विखंडित किया जाता है तो लगभग 4
बिलियन टन कोयला जलाने पर जो ताप उत्पन्न होगा वह 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न हो जाएगा। जस्ट सी द डिफरेंस। जस्ट 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम कैन गिव 4 बिलियन टन कोल बर्निंग टेम्परेचर। तो 4 बिलियन टन कोयला जला दीजिए और 1 किलोग्राम यूरेनियम जला दीजिए, तापमान बराबर। तापमान मिला तो आप उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत हो सकता है। अक्षय ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी को हम देखते हैं उस तरह से नाभिकीय ऊर्जा को भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना आसान काम नहीं है। इसमें कट एज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे एक कुछ डर भी एसोसिएटेड होता है, जिसकी चर्चा मैं अगले पेज पे करने जा रहा हूं। नाभिकीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत है नहीं, इस पे एक डिबेट। साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह चर्चा आपके सामने। नाभिकीय ऊर्जा, आपने अभी कंपैरिजन देखा कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर आप विखंडित कर दीजिए तो 4 बिलियन टन कोयला जलाने से जितना आप ताप उत्पन्न कर पाते हैं उतना ताप आप उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये बात तो तय है कि ये अक्षय ऊर्जा भंडार है। लेकिन इससे एसोसिएटेड जो फियर है, पहला कि जो न्यूक्लियर फॉल आउट हो सकता है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, जो इतिहास में हुए हैं, फुकुशिमा और चेरनोबिल, ये डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर्स हमने देखे हैं। तो अगर इस तरह के डिजास्टर हुए, इस तरह के संकट आए, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो नाभिकीय भट्टी हम उपयोग में लाते हैं वो वास्तव में नाभिकीय बम के समान व्यवहार करेगा और उस स्थिति में कुछ काम नहीं आएगा, हर तरफ कैटास्ट्रॉफ होगा। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए एक जो नहीं है उसके लिए ये तर्क है बच्चे कि इससे एसोसिएटेड जो फियर है। फियर क्या है? अगर कटेज टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर उन्नत किस्म की तकनीकी आपके पास नहीं है, तो इसे आप हार्नेस नहीं कर सकते, इसे आप सेफली हार्नेस नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी समस्या होती है। और शायद इसीलिए भी विश्व के जो 5 कंट्री थी 1967 में जो न्यूक्लियर कंट्री हुआ करती थी, उन्होंने उसके बाद से NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई और उसको साइन कराया। भारत यद्यपि सिग्नेटरी नहीं है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर था उन सारे देशों को कि अगर सबके पास न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी तो एक डिटरेंस तो होगा ही होगा। अगर उस न्यूक्लियर एनर्जी को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक तरह से उसे तकनीकी विकसित नहीं कर पाएंगे जिससे वो उपयोग में ला सके न्यूक्लियर एनर्जी से, तो कोई ना कोई डिज़ास्टर होने की संभावना हो सकती है। तो इसे ध्यान में रख करके जो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है बड़े ही ढंग से और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं इसमें इन्वॉल्व, उनके द्वारा कराया जाता है। और विश्व परिदृश्य में आज भारत ने अपनी कदकाठी मजबूत बना ली है इस क्षेत्र में। अब भारत को भी एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में मान्यता मिल गई है, डी फैक्टो ही सही, डी ज्यूरे
भले ना मिली हो, डी फैक्टो तो न्यूक्लियर कंट्री हम हो ही गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास भी परमाणु बम है। इस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पे एक चर्चा होगी जिसको हम लोग आगे ले चलेंगे। जरा यहां आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बता दें। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन, दूसरी अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाए। इस प्रक्रिया में भी अपार ऊर्जा निकलती है। 1H1 प्लस 1H1 2He2, दो हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बनाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने में तो कम लग रहा है बच्चों, लेकिन चूंकि उसके लिए यूरेनियम को तोड़ना है और इसके लिए हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो हाइड्रोजन पानी के रूप में हमारे यहाँ बहुतायत उपलब्ध है पूरे विश्व में। इसमें समस्या सबसे बड़ी ये आती है बच्चों कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू कराने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब इस कोटि का टेम्परेचर होगा तभी ये अभिक्रिया शुरू होगी और इस अभिक्रिया पे आधारित हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम जो कि एटम बम का भी डैडी है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सूर्य पे भी हो रही है, वहां से जो ऊर्जा आ रही है वहां भी नाभिकीय संलयन हो रहा है। और नाभिकीय संलयन पे आधारित अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर भट्टी नहीं बनाई है, प्रयास चल रहे हैं थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस बनाने का, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का फ्रांस में कैडराश में। उस पर भी चर्चा होगी। धीरे धीरे करके एक एक चीज हम लोग आगे आने वाली क्लास में देखेंगे बच्चों। तो आज का समय यहीं खत्म होता है और कोशिश करेंगे आगे की क्लास में न्यूक्लियर रिसर्च जो इंडिया में हो रहे हैं या हुए हैं, जो हमारे मिलिट्री रिएक्टर्स हैं उसका एक परिचय, जो हमारे सिविल रिएक्टर हैं उनका एक परिचय, और इससे जुड़ी जो पॉलिटिकल शब्दावलियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी क्या है, इन सब की चर्चा आगे आने वाली क्लास में होगी। तब फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।